स्वागत है आपका जियो स्माइल यूट्यूब चैनल पर। गाइस, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था आर्ट एंड कल्चर के बारे में, जो चलता आ रहा है लगातार। 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ इस पर। आर्ट एंड कल्चर गाइस इसलिए डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि आने वाले जो क्वेश्चंस हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, पीएससी यूपीएससी लेवल पर, वो वहाँ से आर्ट एंड कल्चर से हमारे डिस्कस किए जाते हैं। और देखा जाए यूजीसी नेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स, वहाँ भी आर्ट एंड कल्चर का स्कोप देखा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए आगामी क्वेश्चन को बनाया जा रहा है कि फॉलोइंग क्वेश्चंस किस टाइप के बनने जा रहे हैं गाइस। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मौर्य कला, मौर्य कला, मौर्यन आर्ट गाइस। ठीक है, मौर्यन आर्ट, मौर्यन कला, मौर्य कला। ओके, मौर्य कला हिंदुस्तान, चाहे जम्मू कश्मीर ले लो, चाहे कन्याकुमारी ले लो, चाहे अरुणाचल प्रदेश, चाहे राजस्थान, चारों दिशाओं में मौर्य कला का काफ़ी महत्व हिंदुस्तान में देखा गया है। मौर्य कला को वहाँ के शासकों ने 2 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, एक ऑफिशियल आर्ट होता है और एक लोक कला होता है। ठीक है, इसको मौर्य काल को, तो मौर्य कला को 2 पोजीशन में डिवाइड किया था। एक राजकीय कला, दूसरा लोक कला गाइस। ओके, एक राजकीय कला, ऑफिशियल आर्ट, ओके, देन लोक आर्ट। 2 भागों में बट गया था मौर्य कला, जिसमें राजकीय कला में गाइस काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती। राजकीय में जो राजा किस प्रकार, कहाँ कहाँ, किस उसकी कहानी कहाँ कहाँ पर मेंशन है, वो सारी चीज़ें राजकीय कला में मेंशन कर दी जाती हैं। जैसे वहाँ का नगर कैसा था, राजा का एक महल कैसा था, वहाँ का स्तूप कैसे थे, गुफा कैसे थे, तो ये सारी किस्में आती हैं राजकीय कला में आते हैं। जैसे मैं बताऊँ टाउन कैसे थे यहाँ पर, है ना। देन पैलेस कैसे थे, पैलेस मतलब महल किस प्रकार के थे, स्तूपा, स्तूपा कैसे थे राजकीय कला में, केव्स, है ना, गुफाएं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ। गुफाएं कैसे थे, स्टोन वगैरह, है ना, स्टोन मतलब पाषाण, और पिलर्स किस प्रकार के थे। तो ये सारी राजकीय कलाएं गाइस। ठीक है, इन सबको शामिल किया गया है किसमें, राजकीय कला में शामिल किया गया है। तो राजकीय कला की प्रेरणा का स्रोत स्वयं सम्राट होता था। इंस्पिरेशन, इंस्पायर्ड बाय सम्राट। ओके, सम्राट अशोका, सम्राट अशोका। ओके, तो इंस्पायर्ड कैसे, किसके द्वारा की गई थी, सम्राट अशोका द्वारा इंस्पायर्ड हुई। ठीक है, क्योंकि सम्राट अशोका ने ही सबको बनाया था। वहाँ के टाउन के अंदर राजकीय कला, पैलेस के अंदर स्तूपा, केव्स, स्टोन, पिलर्स, इन सब में राजकीय कला का पूरी तरह से महत्व देखने को मिलता है गाइस। ठीक है, लोक कला में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, नृत्य वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, वहाँ के जो कि आइडल आ जाती है, मिट्टी आ जाती हैं, और वहाँ के बर्तन आ जाते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, लोक कला में आ जाती है। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ, लोक कला में हमारे जैसे डांसिंग आ जाती है, डांसिंग। ठीक है, यक्षिणी लिखा रहता है यहाँ पर, यक्षिणी टाइप डांसिंग कहते हैं। ठीक है, मनके आ जाते हैं, मनके आप जानते हैं पर्ल होते हैं। मनके, जो हमारे मनके के सबूत मिले थे। ठीक है, कहाँ से मिले, चानू दड़ों से मिले थे, है ना। आपके आइडल्स आ जाएंगी, मूर्तियाँ आ जाएंगी गाइस, मूर्तियाँ आ जाएंगी। ओके, एंड ब्लैक पॉट्स आ जाएंगे, मतलब बर्तन, काले बर्तन आ जाएंगे। इन सबको लोक कला में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, लोक कला में शामिल कर लिया गया है। देखा जाए यहाँ के जो महल भी थे वो मिट्टी के नहीं, वो लकड़ी के बने होते थे। ठीक है, जो ये पैलेस होते थे राजा का, अगर पैलेस की बात करें, किंग्स पैलेस जो होता था, किंग्स पैलेस, राजा का महल, वो
किससे बना होता था? वुड से, लकड़ियों से बना होता था राजा का महल। ठीक है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में राजप्रसाद, याद रखना, राजप्रसाद। ये किसी का नाम नहीं है, किसी आदमी का, ये महल का नाम है। पहले नाम ऐसे हुआ करते थे, राजप्रसाद। ठीक है, इसकी तारीफ भी कई विदेशी यात्रियों ने की है कि किस तरह का राजप्रसाद होते थे। तो ये राजकीय कला, लोक कला है जो पनप रही थी कहाँ पर? मौर्य साम्राज्य के अंदर। मौर्य साम्राज्य के अंदर गाइस आर्किटेक्चर को भी देखा गया है। ठीक है, कि आर्किटेक्चर किस प्रकार का था मौर्य साम्राज्य में, मतलब वास्तुकला जिसे कि हम कहते हैं स्थापत्य कला या वास्तुकला किस प्रकार की थी। ओके, तो वास्तुकला में हम लोग देख लेते हैं, कई लोगों ने बात की गई वास्तुकला में, जैसे कि कौटिल्य का देखा जाए एक ग्रंथ है, कौटिल्य का एक क्या है, ग्रंथ है या बुक है, कौटिल्य की बुक है एक, वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र गाइस, ओके, इकोनॉमिक्स नहीं कहेंगे इसको, हम अर्थशास्त्र कहेंगे। तो अर्थशास्त्र में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि अर्थशास्त्र किस पर लिखी पुस्तक है, एक बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स गाइस। ठीक है, राजनीति पर लिखी गई एक पुस्तक है ये। ओके, अर्थशास्त्र, जिसमें कितने अध्याय हैं? 15 चैप्टर्स हैं इसमें, याद रखना, 15 अधिकरण में है। और एक और बुक है, ये तो कौटिल्य की बुक है, एक है मैगस्थनीज की बुक, इंडिका, मैगस्थनीज आया था। ठीक है, मैगस्थनीज बुक इंडिका, और इंडिका में तो काफ़ी तारीफ की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। तो इंडिका में भी, और एक अर्थशास्त्र में, इसमें दोनों में क्या बात की गई है, इन दोनों में जो बात की गई है वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि जो मौर्यकालीन टाउन है, जो मौर्यन टाउन है, ठीक है, टाउन मतलब नगर है, मौर्यकालीन नगर हैं, यहाँ के फोर्ट हैं, किले हैं, और यहाँ के जो पैलेस हैं, पैलेस मतलब राजप्रसाद, लिख देता हूँ राजप्रसाद, ये पैलेस हैं, ये किले हैं, और ये मौर्यकालीन नगर हैं, ये नगर हैं गाइस। ठीक है, तो इनका सब कुछ बिगड़ इनसे ही प्राप्त होता है, कहाँ से? अर्थशास्त्र से होता है और इंडिका से होता है, कि नगर किले और जो महल हुआ करते थे वो लगभग इनके जो सारी डिटेल्स हैं वो अर्थशास्त्र और इंडिका से मिलती है। इन्होंने कहा है कि लकड़ी के इसमें जो भी होता था प्रयोग, वो सब किसका होता था? मैं ऊपर भी लिख चुका हूँ, इसमें लकड़ी का प्रयोग होता था गाइस, लकड़ी। ठीक है, लकड़ियों का प्रयोग होता था, लकड़ी के बनाए जाते थे। आज देखिए आप, जितने बॉलीवुड सेट हैं, हॉलीवुड के सेट हैं, टॉलीवुड के सेट्स बनाए जाते हैं, वो सारे सारे लकड़ी के सेट बनाए जाते हैं। ठीक है, जो आपको सुंदर सुंदर राजमहल दिखते हैं, है ना, पैलेस लगते हैं। और हकीकत में देखोगे, जब मैं बॉम्बे में था बॉलीवुड में, मैंने देखा वहाँ पर कुछ हैं हमारे जानने वाले काम करते हैं, तो मैंने जब शूटिंग देखी तो वहाँ पर देखा, सेट पे हम गए थे, सिटी मैक्स सेट पे गए थे, जी स्टूडियो पे गए थे, वहाँ देखा सारे के सारे लकड़ी के बने हुए, वहाँ पर एक घर बने हुए थे, एक तरह से सजावट ऐसी आपको लगेगा कि कितनी अच्छी नक्काशी की गई, कितना अच्छा डेकोरेशन किया गया है। वो सब लकड़ी का होता है गाइस। ठीक है, तो ये सब लकड़ी के थे, नगर, किले और राजप्रसाद जैसे हम महल कहते हैं, ये सब लकड़ी के बने हुए थे। धीरे धीरे पत्थर और ईंटों में भी बदलते चले गए, लकड़ी के साथ साथ फिर ये किस्में होते गए। शुरुआत की पूछें तो वुड्स में है। ठीक है, देन अगर बाद में बात करें तो ब्रिक्स में आ गई थी, ब्रिक्स। ठीक है, देन स्टोन। ठीक है, पत्थर, ईंटों और पत्थर से भी बनना शुरू हो गए थे, इनकी भी जानकारी हमें आर्किटेक्चर में मिलती है। ठीक है, और मैगस्थनीज में पाटलिपुत्र नगर का भी विवरण किया गया है, क्योंकि मैगस्थनीज ने क्या बोला है कि पाटलिपुत्र नगर के बारे में डिस्कस किया है, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर में उदयन नहीं बसाया था गाइस, है ना, सब डिस्कस कर चुके हैं, हम यहाँ सिर्फ आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं। पाटलिपुत्र नगर का जो डिस्क्राइब किया है वो किया है आपके किसने? मैगस्थनीज गाइस। ठीक है, मैगस्थनीज जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, राजदूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का, डिस्कस हो चुका है सारी चीज़ें।
तो इसने कहा था जहाँ चंद्रगुप्त का महल है वहाँ परंतु काष्ठ निर्मित होने के कारण इसके अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। इसने ये बोला था पाटलिपुत्र टाउन में बरंडो कर दिया है, लेकिन इसने कहा जहाँ चंद्रगुप्त का महल है, क्या है, जहाँ चंद्रगुप्त का पैलेस है वहाँ किसी प्रकार का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं मिला है। ये कौन कहता है? मेगास्थनीज कहता है गाइस। ठीक है, जो पैलेस है चंद्रगुप्त मौर्य का वह किसी प्रकार का एविडेंस नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, कोई भी एविडेंस वहाँ से नहीं मिलता है अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज के बारे में। ठीक है, तो जो पैलेस होता है चंद्रगुप्त मौर्य का, इसमें भी थोड़ी बात कर लेते हैं क्या होता है चंद्रगुप्त या गुप्तास पैलेस, चंद्रगुप्त मौर्य का महल जिसे हम कहते हैं राजप्रसाद। ओके, एग्जाम में राजप्रसाद लिखा आता है, राजप्रसाद। तो राजप्रसाद एक तरह से एक सबसे बड़ा उदाहरण था किस चीज़ का? राजकीय कला का। ठीक है, राजकीय कला का ग्रेट एग्जाम्पल था, राजकीय कला का ग्रेट एग्जाम्पल, ऑफिशियल आर्ट का ग्रेट एग्जाम्पल था। ठीक है, और इसका जो वर्णन किया है वो एरियन ने भी कर रखा है। इसका वर्णन किसने किया है? एरियन। एक राजा था एरियन, सॉरी ट्रेवलर था एरियन। एरियन ने भी इसका वर्णन किया है कि राजकीय कला का ग्रेट एग्जाम्पल था चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है। क्यों? क्योंकि उसने कहा इसमें सब कुछ जो भी सजा हुआ है वो भवनों से ज़्यादा एक नक्काशी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, किसने बात की है? एरियन ने। तो एरियन ने इसको राजकीय कला का ग्रेट एग्जाम्पल कहा है, याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के पैलेस को। ओके गाइस, ठीक है, याद रखना है। थोड़ी थोड़ी बातें हैं, कोई इसमें ये नहीं कि ज़्यादा मैंने ज़्यादा डिटेल्स में या डेप्थ में आपको बता रहा हूँ। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, इनको बस ध्यान रखना है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो पैलेस है वर्तमान में बात की जाए तो वो स्थित है आपका पटना के निकट है, एक तरह से कुम्भरहार, कुम्भरहार जिसे हम कुम्हार वाली की बात करते हैं ना, कुम्भरहार गांव। और कुम्भरहार गांव कहाँ पड़ता है? पटना में, पटना। और पटना पहले क्या था? पाटलिपुत्र का। ठीक है, ये इनका एड्रेस है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो कहाँ? कुम्भरहार गांव, इंग्लिश में कुम्भरहार विलेज है गाइस, है ना, कुम्भरहार विलेज इन पटना। तो पटना में ये यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, और कई सारे इसमें सभा और भवन के फॉसिल्स मिले हैं। कहाँ पर? इस पैलेस में। क्या मिले हैं? फॉसिल्स। किसके मिले हैं फॉसिल्स? मतलब शेष असेंबली एंड भवन के। ठीक है, सभा और भवन के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं, अवशेष मिले हैं गाइस। ठीक है, और कई बार देखा गया है कि सभा भवन खंभों वाला हॉल होता था एक तरह से। सभा और भवन, जो सभा होती थी और जो भवन होते थे, एक तरह से खंभों वाला हॉल हुआ करता था। ये कैसे होता था? पिलर हॉल। ठीक है, कैसे होता? पिलर्स हॉल। तो खंभे होते थे, पिलर्स होते थे, उनसे बना होता था ये हॉल, एक हॉल टाइप का, जिसपे हम लोग कहते हैं कि लगभग 40 स्टोन पिलर्स थे इस तरह से। कितने थे पिलर्स इस हॉल? ये 40 स्टोन पिलर्स थे यहाँ पर। ठीक है, 40 पाषाण स्तंभ से बना हुआ था ये क्या? महल गाइस, चंद्रगुप्त मौर्य का महल। अजीबोगरीब था, लेकिन अब तो नहीं मिले अवशेष, बस थोड़ा ये देखा गया कोई सभा और भवन थे, तो थोड़ा ईंट पत्थरों से भी बना दिया गया था बाद में। पहले तो लकड़ी का था, लेकिन बाद में थोड़ा इसकी मरम्मत कराई गई थी, तो बचा रखा था हल्का फुल्का, लेकिन वो भी सब खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये इस स्थिति में है। जितने भी इसके फर्श होते थे, छत होती थी, वो लकड़ी के होते थे, लेकिन जो सभा और भवन बनाए गए थे, पिलर्स जो बने थे
वो पत्थर के थे। ठीक है गाइस, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। तो फर्श और छत ये लकड़ी के होते थे। ठीक है, जो पैलेस होते थे, पैलेस में जो कंस्ट्रक्शन होता था, जो फ्लोर होता था आपका, ठीक है, ओके, तो ये फर्श हो गया और ये रूफ हो गई, ये दोनों को दोनों मिले होते थे, किससे बने होते थे, लकड़ी के गाइस, लकड़ियों से बने होते थे। ठीक है ना, छत और आपके फ्लोर तो लकड़ियों के बने होते थे ये। और देखा जाए तो इनकी भवन की जो लंबाई थी 140 फुट होती थी, पैलेस की जो लंबाई थी लेंथ, वो आपकी 140 फीट, और ऊंचाई अगर देखी जाए हाइट कितनी थी, 120 फीट, ऊंचाई 120 फीट। अब अंदाजा लगा लीजिए गाइस, हमारे भी घर फेल हैं, इतने अच्छे अच्छे महल हुआ करते थे। ठीक है, भगवान के जो स्तंभ होते थे वो बलुआ पत्थर के बने होते थे, जो स्तंभ होते थे, ये जो स्तंभ हैं ये रेड सैंड स्टोन के होते थे गाइस, है ना। बलुआ पत्थर हिंदी में कहते हैं, क्या बोलते हैं, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर गाइस। ठीक है, करते ही जाना है गाइस, देखते जाना है, सारे इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना सकते हैं आप। मैं यहाँ कोई एक्स्ट्रा टॉक भी नहीं करता हूँ, वीडियो के साथ साथ अपना फोकस है स्टडी पर। जहाँ समझ में ना आए इसको आप एक दो बार देखिएगा, साथ में नोट्स बना लीजिएगा। मैं वादा करता हूँ हर क्वेश्चन आपका आएगा, फंसेगा। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें, रिवाइज करने की कोशिश करें। आपका भविष्य आपके साथ है, आपके पास है, याद रखना है। आप कोशिश कर रहे हैं हम सब टीचर्स कि अच्छा दे सकें, जितना हो सके सेलेक्ट मिल जाए आपको, है ना। तो कोशिश करें आप भी, पढ़ें और अपने आप को जगाएं कि क्या हुआ था, ऐसा आज भी है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, बाद में सारे सब्जेक्ट्स होंगे धीरे धीरे, लेकिन हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो जो भी स्तंभ होते थे वो सारे के सारे लाल बलुआ पत्थर के बने होते थे, और चमकदार पॉलिश भी होती थी इन पर। ठीक है, इन पर क्या होती थी, पॉलिश भी होती थी, पॉलिश, है ना, पॉलिश भी करते थे इन पर ये लोग। किस तरह से पॉलिश होती थी, वो भी किस प्रकार की, चमकदार पॉलिश। ठीक है, ब्राइटनेस होती थी इस पर। तो ये एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के महल के बारे में थोड़ी डिटेल हुई, जो हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब जो महल पाटलिपुत्र पटना में था, मतलब पटना, जो पाटलिपुत्र पहले नाम था, पटना रखा था शेरशाह सूरी ने, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापत्य कला क्या थी, है ना। तो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं पाटलिपुत्र नगर की स्थापत्य कला गाइस। ओके, आर्किटेक्चर ऑफ किसकी, आर्किटेक्चर ऑफ पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र इज नाउ पटना, पटना कैपिटल ऑफ बिहार, एंड बिहार के सीएम नीतीश कुमार। तो आज वो सब कुछ एक स्टेट में तब्दील हो चुका है। ठीक है गाइस, तो पाटलिपुत्र का जो नगर स्थापत्य था, ठीक है, नगर की स्थापत्य कला जो थी, उसमें मेगास्थनीज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मेगास्थनी जी कहा है कि पाटलिपुत्र सोन और गंगा नदी के संगम पर बसा हुआ है। ठीक है, जो पाटलिपुत्र है ये किस किस नदी के बीच में है, सोन रिवर और गंगा रिवर। ठीक है, ये गाइस रिवर है, ये भी रिवर है, सोन रिवर गंगा रिवर के बीच में बसा हुआ है पाटलिपुत्र। ठीक है, और ये किसने कहा है, बाई मेगास्थनीज। ओके, तो बाई मेगास्थनीज ने बात की है कि ये पाटलिपुत्र इन दोनों बीच के बीच में बसा हुआ है, जिसमें इसने ये भी बात की थी कि नगर की जो लंबाई है वो 9.5 मीटर है ना। इसकी जो लंबाई है, लेंथ, वो 9.5 मील है। ठीक है, और जो इसकी जो चौड़ाई है 1.5 है, इसकी विड्थ है वो 1.5 मील है। ठीक है, तो ये भी बात एक एक बात इन्होंने की है। नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार होती थी। ठीक है, जैसे नगर है, नगर के चारों तरफ, पाटलिपुत्र नगर चारों तरफ क्या होती थी,
दीवारें होती थी। ठीक है, नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार होती थी। किसकी होती थी दीवारें? वुड्स की। जो वॉल्स होती थी नगर के चारों ओर, वो लकड़ी की बनी होती थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, और कभी कभी तीर चलाने के छिद्र बने होते थे। ये दीवार होती थी, दीवार है, ये एक दीवार है, वो लकड़ी की है। तो इनके बीच बीच में क्या होते थे, कुछ होल हुआ करते थे, ताकि एक सैनिक यहाँ बैठकर तीर चला सके। कुछ सैनिक हैं और यहाँ बैठ कर टारगेट जा सके दुश्मन की तरफ, दुश्मन की तरफ तीर चला सके गाइस। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। ये पूरी तरह से क्या है, पाटलिपुत्र नगर है। और ये चारों तरफ इसकी दीवार हैं जो वुड्स की बनी हुई है, लेकिन दीवार के बीच बीच में क्या थे, छोटे छोटे होल थे, जहाँ से सैनिक अपनी रक्षा के लिए, अपने नगर की रक्षा के लिए दुश्मन पर, यहाँ कौन खड़ा है, एनिमीज, दुश्मनों पर तीर दाग सके। तो ये स्थिति थी यहाँ पर। ठीक है, तो उसके चारों तरफ तो एक खाई भी बनाई गई थी। इसके चारों तरफ जिस नगर है ये पाटलिपुत्र नगर है, ये कौन सा है, पाटलिपुत्र सिटी है ये। अब इसके चारों तरफ क्या है, ये गाइस खाई है जिसमें पानी छोड़ दिया जाता था, ताकि कोई दुश्मन डायरेक्ट ना चढ़ पाए पाटलिपुत्र नगर की दीवारों पर। ठीक है, तो एक जैसी खाई थी जो 60 फुट गहरी थी गाइस। कितनी फुट गहरी थी, 60 फीट डेप्थ थी इसकी। बहुत 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 गहरी थी, मतलब इनक्रेडिबल इसकी डेप्थ थी। 60 फीट गहराई थी गाइस। ठीक है, और 600 फुट चौड़ी थी। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, जो चौड़ाई है ये वाली, ये चौड़ाई है, तो ये 600 फीट चौड़ी थी गाइस। ठीक है, इसकी विड्थ थी वो 600 फीट थी। बहुत बड़ा काम है एक तरह से ये। आप देखिए लाल किला, कोई गया हो तो लाल किले के चारों तरफ क्या एक खाई भी है। ठीक है, और लाल किला तो इतना बड़ा है, लेकिन लेकिन पाटलिपुत्र नगर में जो राजमहल था उतना बड़ा नहीं था। ठीक है, लाल किला की जो चौड़ाई है वो 600 फीट नहीं है, वो बहुत कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, लगभग 50 से 80 के बीच फिट होगी। लेकिन आज ये पहले ज़माने का देखिए, पाटलिपुत्र नगर जो बसाया था, उसकी चारों तरफ जो दीवारें बनाई गई थी वो बेशक लकड़ी की थी। दीवारों के बीच बीच में छोटे छोटे होल दे रखे थे जहाँ से तीर चला सकते थे दुश्मनों पर। और दीवार को चारों तरफ एक खाई खोद दी थी, ट्रेंच। अब खाई तो खुद दी, खाई की जो डेप्थ थी, ट्रेंच थी, वो कितनी थी, 60 फीट गहराई थी और चौड़ाई 600 फीट थी। तो इनक्रेडिबल है गाइस, बहुत बड़ी बात है। दीवारों पर बहुत से बुर्ज भी होते थे। बुर्ज का मतलब होता था छोटे छोटे एक रेस्ट रूम होते थे। ठीक है, तो ये बुर्ज भी होते थे, बुर्ज भी होते थे, दीवारों पर छोटे छोटे बुर्ज होते थे। लगभग कितनी संख्या होती थी बुर्जों की, 570 गाइस। ठीक है, याद रखना है, बिल्कुल मैं तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा याद रहे, फोकस कर सकें आप लोग पढ़ाई पर। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीज़ें हैं, अपने तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी तरह मैं आपको दे सकूँ चीज़ों को। ठीक है, आगे हम पिलर्स की बात कर लेते हैं कि पिलर्स किस प्रकार के हुआ करते थे, स्तंभ। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ। आज भी हम लोग घर बनाते हैं, पिलर्स अगर होंगे तो मजबूत रहेगा घर हमारा। पिलर्स अगर ज़्यादा गहराई में नहीं रहेंगे तो हम सब ख़त्म हो जाएंगे, हमारे घर नष्ट हो जाएंगे। तो पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है, लेकिन पहले मजबूत हुआ करते थे, आज ज़्यादा डेप्थ में हम लोग काम नहीं कर पाते। हमारे जो मिस्त्री हैं, हमारे जो मैकेनिक हैं, हमारे जो लेबर हैं, वो इतना काम नहीं कर पाती है। हमारे आजकल के घरों की बस जो एज रह गई है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60-70 तक रहती है एज, जो हमारी होम्स जो एज है। लेकिन पहले ज़माने में लाल बलू पत्थर के जो बने होते थे घर, उनके आर्किटेक्चर सैकड़ों साल बीत गए, आज भी जिंदा हैं वो लोग। बताइए, आज भी वो सारे मॉन्यूमेंट्स जिंदा हैं, सारी आर्कियोलॉजी बिल्डिंग आज भी जिंदा हैं। लेकिन हमारे घर की एज बहुत डाउन हो चुकी है, मटेरियल ढंग का नहीं है। तो
कैसे क्या होगा। तो यहाँ के जो पिलर्स थे, पिलर्स कई सारी चीज़ों को अशोक ने अपने हिसाब से दर्शाया है, क्योंकि अशोककालीन एकाश्म स्तंभ माने जाते हैं। अशोक के समय पर कौन कौन से स्तंभ थे, मतलब एकाश्म, उनको कहते हैं मोनोलिथिक, इनको कहते हैं एकाश्मक, एकाश्मक। तो ये अशोक के समय की हैं ये स्तंभ थे। क्यों? क्योंकि ये स्तंभ जो किससे निर्मित होते थे? बलुआ पत्थरों से होते थे, श्वेत, वाइट सैंड स्टोन, ठीक है। श्वेत बलुआ पत्थर गाइस, श्वेत बलुआ पत्थर। वैसे तो हर जगह लाल बलुआ पत्थर होता था, लेकिन पिलर जो थे उनको अलग ही हिसाब से इन्होंने डिजाइन किया, और सफ़ेद बलुआ पत्थर से इन्होंने पिलरों को एक नया रूप दिया, ताकि एक महान घटना को इस पर उकेरा जाए, ठीक है, मतलब उस पर लिखा जाए। तो बुद्ध के नियम के प्रचार प्रसार से संबंधित इस पर लेख लिखे गए थे। किस पर? इस पर याद रखना, बुद्ध के नियम, बुद्ध के नियम से संबंधित गाइस लेख लिखे गए थे, लेख लिखे गए थे, ठीक है, बुद्ध संबंधित लेख लिखे गए थे। याद रखना इस चीज़ को, है ना। आज भी हम देखते हैं सिर्फ किसके लिए गए थे, ये सब कुछ लिखे गए थे प्रोपेगेशन के लिए। प्रोपेगेशन, सिर्फ इनका उद्देश्य क्या था? प्रचार प्रसार करना था, मतलब प्रचार प्रसार करना था गाइस, याद रखना है, ठीक है। ताकि जनता के लिए अशोक के शासनादेश खुदवाए गए थे, ठीक है, याद रखना है, सिर्फ जनता के लिए, जनता जाने, आने वाली जनसंख्या जाने, ठीक है। स्तंभों की जो ऊंचाई होती थी, जो भी जो पिलर्स हैं, इनकी जो हाइट हुआ करती थी, अजीब गरीब जी हाइट हुआ करती थी गाइस, 35 फीट से लेकर 50 फीट तक, तो इनकी हाइट हुआ होती थी गाइस। ग्रेट है कि नहीं है? और ये अपने आप में क्या थे? फुल डेवलप हुआ करते थे, मतलब उनमें आप कोई भी संशोधन कर सकते हो और बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो उन पिलर पर। ये नहीं कि वे टूट जाएंगे, इतना ही काम कर पाएगा, ठीक है। और जितने भी सभी पिलर्स जो थे, पिलर्स जो भी थे, वो सबके सबसे सबसे क्या थे? चमकदार थे, ठीक है, पॉलिश होती थी उनमें, और एकाश्मक थे। एकाश्म में लिखा है मोनोलिथिक, मोनोलिथिक थे, एकाश्मक भी थे सारे के सारे, ठीक है। मतलब इनके जो शीर्ष हुआ करते थे, टॉप, वो तराशे हुए होते थे। सुडोल भी होते थे। कैसे होते थे? सुडोल, सुडोल मतलब ब्यूटीफुल, देखने में लगे कि हाँ स्तंभ हैं, ठीक है। ये नीचे से ऊपर की ओर पतले होते थे, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर कैसे होते थे? पतले होते थे, इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर पतले होते चले जाते थे। इस तरह से ये क्या है? स्तंभ, पिलर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको हमने 4 भागों में बांटा है पिलर्स को। 4 डिवाइड इनटू 4, किसको? पिलर्स को। अब वो 4 कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने पिलर्स को 4 भागों में बांटा है? 4 भागों में गाइस, 4 भागों में विभाजित किया है। जैसे नंबर ए, शाफ्ट, SHAFT, इसे हम हिंदी में कहते हैं स्तंभ यष्टि, स्तंभ यष्टि गाइस, ओके। बी पॉइंट, कैपिटल, कैपिटल राजधानी नहीं, कैपिटल ये एक वर्ड अलग है, इसके हम कहते हैं यष्टि के ऊपर, हिंदी में यष्टि के ऊपर स्थापित घंटा आकृति, घंटाकृति ये होता था। सी पॉइंट होता था एबाकस,
अबेकस, जिसे हम कहते हैं फलक या चौकी, ये बोलते थे। और डी ऑप्शन बोलते थे गाइस क्राउन एनिमल, क्राउन एनिमल। आप समझ गए होंगे, स्तंभ के शीर्ष पर, स्तंभ के शीर्ष पर पशु आकृति गाइस, पशु आकृति होती थी। तो ये चार प्रकार के हमारे क्या थे, स्तंभ होते थे गाइस, ठीक है। कई बार पूछा जाता है, बताइए कौन कौन से स्तंभ आए हैं, कौन कौन से नहीं हैं, कितने प्रकार के स्तंभ होते थे। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही गाइस इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो जो हमने चार प्रकार लिखाए हैं, तो इसमें से हम लोग सब समझते हैं कि शाफ्ट क्या होता है, घंटा आकृति क्या होती है, ठीक है, फलक क्या होता है, एंड स्तर स्तंभ के शीर्ष पर पशु आकृतियाँ कैसी होती थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे के लिए करते चले जाएंगे, उसमें हमारी थ्योरी में ये सब कुछ दिखाई देता चला जाएगा धीरे धीरे, ठीक है गाइस। जो हमारी यष्टि के ऊपर शीर्ष भाग था, तो वो जो होता था शीर्ष भाग पर, वो मुख्य तरह से घंटा होता था, ठीक है। और घंटा एक तरह से कहते हैं, जो ईरानी थी अखमनी, उनके जो पिलर्स थे उनसे मिलते जुलते होते थे, ठीक है। और भारतीय विद्वान इसे आवांग मुखी कमल कहते थे, आवांग मुखी कमल कहते थे, ठीक है। तो याद रखना है इन चीज़ों से। तो वैसे देखा जाए कि स्तंभ के जो शीर्ष पर पशु आकृति मिलती है, वो पशु आकृति कई पशुओं का रूप होता है उसमें मिलती है। जो गाइस ये स्तंभ के शीर्ष पे जो पशु आकृति हुआ करती थी, तो इस पशु आकृति के जो चौकी पर होता था, चौकी होता है एबाकस, जो मैंने बताया एबाकस। तो एबाकस पर चौकी, चौकी पर क्या होता था, एक लॉइन होता था, एक लॉइन हुआ करता था, हॉर्स हुआ करता था, एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है, एंड ऑक्स, शेर, घोड़ा, हाथी और एक बैल जो है, ये आसीन होते थे, ठीक है। लेकिन जो पशु आकृति होती थी, क्राउन एनिमल होता था, ये खड़ी और बैठी दोनों में होती थी, ठीक है। कुछ स्टैंड होती थी और कुछ सिटिंग होती थी, दोनों में रहती थी, खड़ी और बैठी गाइस, ठीक है। दोनों रूप में पशु आकृति यहाँ पर मिली है। जैसे हम लोग बात करें लौरिया नंदनगढ़ का एग्जाम्पल के रूप में, लौरिया नंदनगढ़, ये जगह है बिहार में। यहाँ का जो लॉइन है वो क्या है, बैठा हुआ है, ठीक है, सेट। यहाँ का जो लॉइन है वो बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ है। और रामपुरवा का जो नटुआ बैल है, रामपुरवा, ये भी कहाँ का है, बिहार का है। में जो ऑक्स है वो कैसे है, स्टैंड रूप में है, मतलब खड़ा हुआ है बैल जो है। तो ये एग्जाम्पल हैं लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये दोनों कहाँ पर हैं गाइस, बिहार में पड़ेंगे, ठीक है, बिहार में पड़ेंगे। यहाँ लॉइन बैठा हुआ है और यहाँ ऑक्स खड़ा हुआ है, इस तरह से ये स्थिति बनी हुई है। अगर हम बात करें सारनाथ की, तो सारनाथ में तो आपने देखा है कि सारनाथ की हालत क्या है, ठीक है, बनारस में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो सारनाथ के शीर्ष स्तंभ, टॉप पिलर पर कितने हैं, 4 लॉयन है गाइस, ठीक है, 4 शेर हैं जो पीठ सटाए बैठे हैं एक दूसरे के। जैसे आपने देखा होगा ना स्तूप अशोका का,
जिसे हम कहते हैं क्या, अशोका एम्बल्ड। आज भी हमारे क्या है, एक तरह से ये एम्बल, ठीक है। तो अशोका एम्बल, ठीक है। कौन सा है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। देखा होगा आपने, सिंह हैं कुछ, जैसे कुछ सिंह ऐसे हैं, कुछ सिंह इस तरह से भी हैं, कुछ सिंह ऐसे हैं और कुछ पीछे की तरफ हैं। तो एक तरह से अशोक चिन्ह बना हुआ है और वहीं लिखा हुआ है नीचे क्या, सत्यमेव जयते। तो चार सिंह हैं जो पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है गाइस। और ये एक तरह से धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। ये जो है सब कुछ, ये सिंबल किसका है, सिंबल ऑफ धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रवर्तन, ठीक है। हिंदी में भी ये बोलते हैं गाइस, धर्म चक्र प्रवर्तन का ये क्या है, प्रतीक है, ठीक है। तो याद रखना है, सर्वोत्कृष्ट एग्जाम्पल है ये बेस्ट एग्जाम्पल दे रखा है अशोक ने अब तक का, बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये सारनाथ का सिंह स्तंभ का। याद रखना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बता रहा हूँ, वही है जो सिलेक्टेड चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पिलर्स की बात करें, जो पिलर्स हैं उसमें दो तरह के स्टोन होते थे प्रयोग में। एक तो हमारा लाल होता था, डिस्कस हुआ ऊपर, और एक वाइट हुआ करता था, ठीक है। और कुछ अगर बात करें कि वाराणसी निकट, इन सब से इनका जो खान से प्राप्त होता है वो वाराणसी निकट है, एक चुनार के पत्थर, वहाँ से ये प्राप्त होते हैं सब के सब, ठीक है। ओके, तो पिलर्स कितने प्रकार के होते थे, रेड और वाइट, ओके गाइस। तो यहाँ पर रेड जो मिलते थे वो हमारे मथुरा से मिलते थे, देखा जाए तो ये मथुरा इसके लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। और कुछ अगर देखा जाए वाइट वाले जो हैं तो वो चुनार से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है। और काले रंग की इनके ऊपर एक तरह से चित्तियाँ होती थी, तो ये सारी चीज़ें हैं बढ़िया। मतलब एक पिलर्स के बारे में, एक मौर्य काल में पिलर्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। कई सारे इंजीनियर्स ने एक बहुत बड़ा एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि चुनार की जो खानों से पत्थरों को काट कर निकालना था, है ना। ये एग्जांपल बहुत बेस्ट होता है चुनार। कई बार पेपर में आता है कि चुनार की खानों से पत्थर काटा गया था, और काट काट कर हम लोगों ने कई सारे उनको तराश कर रूप बनाए थे, है ना, वर्तमान रूप दिया उसको, स्तंभ बनाए, कई सारे हमने आर्किटेक्चर बनाए वहाँ पे। तो इस तरह से एक देखा जाए तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा चुनार का एग्जाम्पल देखने को हमें मिलता है। और इन सब स्तंभों की तुलना हमने ईरानी से भी की है, ईरानी परंपरा से भी की है। इन सब की हमने कंपैरिजन जो किया है, वो कंपैरिजन हमको मिलता है ईरानी, ठीक है। किससे की है, ईरानी। याद रखना, ईरानी पिलर्स, तो ईरानी स्तंभों से भी किया हमने, ठीक है। पिलर्स, ईरानी स्तंभों से भी हमने तुलना की है इन पिलर्स की, ओके गाइस। तो ईरानी स्तंभों का देखा जाए निर्माण पूर्णतः ईरान के हिसाब से अखमनी साम्राज्य में प्रचलित हुआ करता था। ईरानी स्तंभों का कहते थे अखमनी, अखमानी साम्राज्य गाइस, ठीक है। इंग्लिश में भी क्या है, एक तरह से इसे हम कहते हैं अखमैनियन, ठीक है। अखमैनियन एम्पायर बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में। तो हिंदी में अखमानी साम्राज्य में ये प्रचलित था, कौन सा, ईरानी स्तंभ जो है। तो धीरे धीरे इसकी तुलना हमने मौर्य स्तंभ से की। मौर्य स्तंभ में हमने इनके आकार प्रकार में एक तरह से असमानता पाई, मतलब समानता नहीं थे, इक्वल नहीं थे हमारे स्तंभ और ईरानी स्तंभ जो हैं। कुछ स्तंभ उसके फ्लूट टाइप के थे, हमारे कुछ सपाट टाइप के थे, ठीक है गाइस। और ईरानी स्तंभ पर कुछ चौकी
ईरानी स्तंभ चौकी पर होते थे, लेकिन हमारे जो मौर्य स्तंभ होते थे वे बिना चौकी के आधार पर ही टिके रहते थे, है ना। तो हमारे मौर्य स्तंभों के शीर्ष पर पशु आकृतियाँ भी हैं, जबकि ईरानी स्तंभों पर मानव आकृति मिली है। याद रखना है ऐसे ही सब, है ना। कौन सी आकृति है यहाँ पर? मानव आकृति। हम ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं किसकी, हम अपने मौर्य स्तंभ की, मॉडर्न पिलर्स की। हम इसमें डिस्कस कर लें तो अपने आप कंपैरिजन कर लेना आप, ठीक है। ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसका थोड़े हम विशेषताएं बता देते हैं। ओके गाइस, तो ये मानव आकृति पर है। अभी हमने डिस्कस किया पशु आकृति, ये मानव आकृति पर है गाइस, ठीक है। तो जैसे हमारे जो मौर्य स्तंभ होते थे नीचे से ऊपर की ओर पतले होते थे, जबकि जो ईरानी स्तंभ होते थे, एक विशेषता मैंने यहाँ बता दी। दूसरी क्या है ईरानी स्तंभ की? यहाँ की चौड़ाई नीचे से ऊपर एक समान थी, नीचे से भी एक समान ऐसे, और ऊपर से ये चौड़ाई जो आ रही है ये बिल्कुल इक्वल है। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। और हमारे कैसे थे? ऐसे पतले होते जाते थे, पतले होते जाते थे, पतले होते जाते थे, इस तरह से पतले होते जाते थे। तो ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मानव आकृति यहाँ हो गया, और दूसरा हो गया हमारा पिलर्स के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे खुद का पिलर है, और ये जो पिलर है ये ईरानी पिलर था, जिसकी चौड़ाई बिल्कुल कैसी होती थी, ठीक है, नीचे से ऊपर एक समान होती थी। ओके, क्लियर है? ये मैंने यहाँ थोड़ा सा बता दिया है, तो थोड़ा आप ध्यान रखना है। भारतीय विद्वानों के अनुसार अशोक स्तंभ की कला का स्रोत भारतीय है, ना कि विदेशी है, ठीक है। अशोक ने इसको माना ही नहीं था, उसने कहा हमारी जो कला का स्रोत है वो भारतीय है गाइस, याद रखना। क्या माना? भारतीय स्रोत माना है, कला का स्रोत। ओके, यहाँ लिख देता हूँ, अशोक ने स्तंभ कला को भारतीय कला माना है, याद रखना, ना कि ईरानी, ओके, या कोई विदेशी। इतना आप याद रखना है। टफ नहीं है, इजी है काफ़ी, सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी, ठीक है गाइस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने अभी बताई थी, कि जैसे कि ईरानी जो स्तंभ होते, दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट में अगर डिस्कस करूँ इसका, तो ये फ्लूटेड होते थे। फ्लूटेड मतलब नालीदार, हिंदी में नालीदार होते थे ये, इनके ईरानी स्तंभ, इंग्लिश में फ्लूटेड, ठीक है, नालीदार हुआ करते थे। तो ये कुछ क्या है, असमानता पाई जाती है अशोक और ईरानी स्तंभों में, याद रखना है, ठीक है। हमारे कुछ स्तंभ सपाट होते थे, सपाट होते थे गाइस, ठीक है। और जो ईरानी स्तंभों को भवनों में स्थापित किया जाता था, लेकिन हमारे जो स्तंभ होते थे खुले आकाश के नीचे होते थे। फोर्थ स्तंभ क्या है इसका? भवनों में स्थापित होते, ये भवनों में स्थापित किए जाते थे, स्थापित किए जाते थे गाइस, ठीक है। लेकिन हमारे जो मौर्य काल के स्तंभ होते थे वो आकाश के नीचे खुले में खड़े रहते थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया है। ओके गाइस, आप दोबारा इसका रिवीजन कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है। एक बार पढ़ोगे तो टफ लगेगा, दूसरी बार पढ़ोगे कोई टफ नहीं लगेगा, सब कुछ इजी है, सब कुछ इजी है गाइस। नेक्स्ट करते हैं हम लोग सारनाथ लॉइन कैपिटल, और सारनाथ सिंह शीर्ष, सारनाथ सिंह शीर्ष, याद रखना है, ठीक है। आमतौर पर ये सिंह शीर्ष के नाम से जाना जाता है, इसी नाम से हम लोग जानते हैं, और ये एक तरह से मूर्ति परंपरा का बेहतरीन उदाहरण है। ये एक तरह से कौन सा, ये जो है किसका है? मूर्ति परंपरा का बेस्ट एग्जाम्पल है,
बेस्ट एग्जाम्पल है गाइस। ओके, ठीक है, आइडल का बेस्ट एक तरह से एग्जाम्पल है ये। और सारनाथ तो आप जानते हैं बुद्ध द्वारा प्रथम धर्मोपदेश उपदेश था, ऊपर चर्चा कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि फर्स्ट सरमन दिया था बुद्ध ने यहाँ पर। फर्स्ट सरमन मतलब पहला उपदेश जिसे हम कहते हैं, पहला उपदेश यहाँ दिया था। अशोक भी काफ़ी महान आदमी था जो बुद्ध का अनुयायी हुआ। 84,000 स्तूप बनवा दिए इसने। स्तूप पे भी हम लोग आएंगे। अभी हम थोड़ी बहुत इस पे इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कैसे क्या रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं छोटी छोटी बातों को। ठीक है, जो स्तंभ बात करें कि ये 5 घटकों में भागों से मिलकर बना हुआ था। शीर्ष भाग इसका जो है, ठीक है, 5 थे, 5 घटकों में बना हुआ था ये। ठीक है, तो कौन सा था ये? पहला शाफ्ट, जो हमने पहले उसमें स्तंभ में हमने बांटा था स्तंभों को कितने प्रकार में, 4 प्रकार में। तो पहला का शाफ्ट होता था। शाफ्ट का मतलब जो अब कई हिस्सों में टूट गया। शाफ्ट का मतलब होता है जो अब कई हिस्सों में टूट गया है, अंग्रेजी में कहते हैं शाफ्ट। ठीक है, दूसरा अवांग मुख कमल का आधार। अवांग मुख, ठीक है, या मुखी कमल का आधार, तो ये याद रखना है यहाँ पर। मतलब जो भी मुख है वो किस तरह का है, एक कमल जैसा इसका एक रूप दे रखा है। ठीक है, चौकी पर 4 जानवर हैं जो एक दूसरे से सटे बैठे हैं, ये भी मैंने दिखाया है। ठीक है, चौकी पर 4 एनिमल हैं, पशु आकृति है, पशु आकृति है। ओके गाइस, वो भी 4, ठीक है, 4 है यहाँ पर। नंबर 4 क्या है? जो पशु आकृति है वो एक दूसरे पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं। मैंने बताया ना, एक इस तरह से है तो एक इस तरह से बैठा हुआ है, एक ऐसे है और एक पीछे की तरफ है। ठीक है, और ये बन जाता है आपका सत्यमेव जयते का स्तंभ। ठीक है गाइस, तो इस तरह से बैठे हुए हैं एक दूसरे पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं। ठीक है, तो याद रखना। फिर 5th पॉइंट में क्या कहते हैं इसको हम लोग, कि जो सिंहों के मस्तक पर एक मुकुट होता था, एक क्राउन। मस्तक पे क्या? एक मुकुट गाइस, मस्तक पर एक मुकुट होता था। धर्मचक्र, एक बड़ा पहिया भी होता था। ठीक है, एक धर्मचक्र जिसे हम कहते हैं बीच में तीलियां, स्पोक्स। ठीक है, और एक बहुत बड़ा पहिया, एक पहिया होता था। ठीक है, जैसे ये है धर्मचक्र, बीच में स्पोक हो गए, कई सारी लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, ये पहिया हो जाएगा, ये पहिया हो जाएगा। यही तो साइन है आज हमारे अशोक स्तंभ में, अशोक स्तंभ के नीचे है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं याद रखना है। ओके, 24 तीलियाँ कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, 24 स्पोक्स या मैच बॉक्स। और एक बैल है, घोड़ा, हाथी और एक शेर की आकृति है प्रत्येक चक्र के बीच में। इन चक्रों के बीच में किस किस की आकृति लिख लेते हैं। ऑक्स, ठीक है, हॉर्स, एलिफेंट, इंपॉर्टेंट है ये सारी सारी चीज़ें याद रखना। लॉइन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, 4 पशु आकृति। ठीक है, तो प्रत्येक चक्र के बीच में बारीकी से हैं ये, बारीकी से। इसमें तो शेर ही हैं, चारों तरफ शेर, यहाँ पर पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये मैप थोड़ा ठीक ठाक नहीं बनाया है, तो ये ऐसे हैं। ठीक है, और बीच में क्या है, इस तरह से मुंह खोला हुआ एक और शेर बैठा हुआ है ऐसे। ठीक है, एक शेर ऐसे मुंह खोला हुआ बैठा हुआ है। तो एक तरह से ये क्या बनेगा, अशोक चक्र बन जाता है। ठीक है, सारनाथ सिंह स्तंभ बन जाता है ये, इस तरह से है।
और पीछे एक भी है जो दिखता नहीं है, चारों हैं जो सटे हुए बैठे हुए हैं इस तरह से गाइस। ठीक है ना? तो ये थोड़ा याद रखना है, आप इम्पोर्टेंट रहते हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें। और नेक्स्ट हम जो करते हैं वो है स्तूपास। स्तूपास को हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा मानते हैं कि कई सारी चीज़ों में स्तूप का प्रयोग अशोक ने अपने हिसाब से किया था। कई स्तूप कई जगह जगह बनवाए थे। पहले कितने स्तूप थे, फिर क्या हुआ, फिर उनका क्या हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। स्तूप जो निर्माण कला जो अशोक के काल से पहले भी भारत में थी, ऐसे नहीं अशोक ने बनवाया है, क्योंकि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्र प्रदोत, प्रसेनजीत, इन सब ने क्या स्तूप अपने अपने हिसाब से बनाए थे। ठीक है। कुछ पहले जो बने थे 9 स्तूप को निर्माण कराया गया था, फिर बाद में 8 अवशेषों पर बनाए गए थे। 9वें में वह बर्तन था जो मूल रूप से अवशेषों को रखा गया था, तो उसका यूज़ तो नहीं किया स्तूप में, लेकिन 8 का किया था। ठीक है गाइस, मैं बता देता हूँ, मैंने स्पीच तो कर दिया है। ठीक है, स्पीच तो मैंने कर दिया, लेकिन फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ कुछ पॉइंट ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है। तो अशोक के समय देखा जाए, बुद्ध के मौजूदा शरीर अवशेषों को व्यवहित कर स्मारकों में प्रतिष्ठित करने और स्तूप पूजा के निमित्त उपयोग में किए जाने लगे थे। मतलब कह सकते हैं कि पहले कितने स्तूप होते थे? 9 स्तूपों का निर्माण किया गया था। कितना? 9 स्तूपों का निर्माण किया गया था गाइस। ओके। कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टेड स्तूपास नंबर ऑफ 9। तो 9 स्तूप जो हैं कराए थे, और इनमें से 8 जो स्तूप हैं, ठीक है, 8 जो स्तूप हैं उनके अवशेषों पर बनवाए गए हैं। याद रखना, किनके अवशेष? फॉसिल्स ऑफ किसके हैं? बुद्ध। याद रखना, बुद्ध के जो अवशेष हैं वो 8 पर बनवाए गए हैं स्तूप। 9वां आप कहेंगे सर 9वां कौन सा था? 9वां में 9th नंबर में क्या था? बर्तन था, एक पॉट था। याद रखना, पॉट मतलब बर्तन था जिसमें हड्डियां रखी हुई थी, बोन्स, गौतम बुद्ध की। ठीक है ना, होती नहीं, हड्डियां सिराने जाती हैं, तो उसमें कुछ अवशेषों को रखा गया था, लेकिन उसको दफन नहीं किया गया था। और बाकी 8 स्थानों पर उनके अवशेषों को दफन कर दिया गया था गाइस। ठीक है। तो जो 8 स्थानों में निर्माण हुए थे, ध्यान रखना इन चीज़ों को। राजगृह, ठीक है, वैशाली, कहाँ कहाँ बनाए गए थे? कपिल वस्तु, कपिल वस्तु, अलकल्प, अलकप, अलकप, रामग्राम, बैठा, डिप्पा, पावा, कुशीनगर, कुशीनगर और पिप्पलीवन, पिप्पलीवन गाइस, ETC। तो याद रखना है, इन स्थानों पर किया गया था। ठीक है, क्लियर है ना? तो पाली ग्रंथों में इसे कहते थे क्या? थूप कहते थे, थूप। पाली ग्रंथों में थूप कहा जाता था, थूप कहा जाता था। ठीक है। और जो क्या बन गया? स्तूप बन गया, इसे कहते हैं स्तूपा। ओके, इस तरह से हम लोग स्तूप बोलते हैं। स्तूप के जो शीर्ष भाग पर क्या होता था? छत्र होता था। क्या होता था? छत्र होता था, जो लकड़ी से बना होता था। याद रखना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट अशोक का जो स्तूप है, कई इतिहासकारों ने इसकी कई तरह से व्याख्या की है। हर इतिहासकार ने, हर विद्वान ने अशोक के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों को रिसर्च करते हुए आगे की कहानियों को बनाते चले गए हैं कि किस तरह से स्तूप होते थे और स्तूप की योजना कैसे होती थी। जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो स्तूप की जो हम प्लान बनाए यहाँ पर, प्लान ऑफ स्तूप, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। प्लान ऑफ स्तूपा, किस तरह से हम लोग स्तूप का डिज़ाइन तैयार करेंगे। ठीक है।
तो प्लान और स्तूप मैं थोड़ा इसको दोबारा रेस करके तरीके से बनाता हूँ कि किस तरह से हम लोग स्तूप को बना रहे हैं। तो गाइज ये प्रदक्षिणा पथ पहले मैं बनाता हूँ, यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो आपको स्तूप भी पता चल जाएगा। तो ये एक तरह से प्रदक्षिणा पथ है। यहाँ पर रास्ता बन गया है, ये एक गेट रहेगा, इस तरह से ये घूम रहा है ऐसे, और ऐसे यहाँ भी एक गेट रहता है, ठीक है। ये भी एक दरवाज़ा है, ऊपर भी इस तरह से दरवाजे बने हुए हैं ये, ठीक है गाइस। तो ये भी इस तरह से मूवमेंट हो रहा है इसका ऐसे, और इधर भी इनका इधर मूवमेंट हो रहा है ऐसे, ठीक है। और बीच में इस तरह से एक डिज़ाइन है इस तरह से, और ये ऐसे बना हुआ है इस तरह से गाइस, ओके। और बीच में ही एक चीज़ बना दी गई है जिसे हम कहते हैं हर्मिका और छत्री, ये हम अब तक बोलते आ रहे हैं, ठीक है। ये बीच में एक चीज़ बनी हुई है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये हम डिज़ाइन दे दिया है इस तरह से। तो ये आपके एक स्तूप का पॉइंट हो जाएगा। ये जो मैंने दरवाजे बनाए, ये तोरण कहते हैं गाइस इसको, है ना। एक एक क्लियर हो जाएगा दिमाग में क्या क्या है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये तोरण हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर एक छोटा सा छत्र बनेगा इस तरह का, ये क्या होता था, छत्र होता था गाइस। तो इसको मैं ऐसे इधर लिख देता हूँ, छत्री या छत्र, ठीक है। इंग्लिश में भी छत्र, इंग्लिश वाले थोड़ा देख लिया करें ना। और ये जो हमारे पास होता था ये हर्मिका होती थी, ठीक है। ये क्या होता था, हर्मिका, हर्मिका, ठीक है। ये अंड होता था एक तरह से, अंडाकार तो है एक तरह से अंड। और ये मैथ होता था, मैथ, मैधी, ये मैधी होता था गाइस, ठीक है। और जो रास्ता बन रहा है चक्कर लगाने वाला, एक अगर बात करें इस तरह से, ठीक है। तो ये एक तरह से प्रदक्षिणा पथ होता था, इसे कहते थे प्रदक्षिणा पथ गाइस, ठीक है। प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ होता था ये गाइस, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, चीज़ों को बस समझना है। प्रदक्षिणा पथ ये हुआ करता था, ठीक है। तो और ये वैदिका होती थी, ये इस तरह से, ये क्या है, वैदिका, इसको हम कहते थे वैदिका, ये वैदिका होती थी, वैदिका गाइस, ठीक है ना। ये छत्री हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये मैंने बता दिया है, जहाँ प्रदक्षिणा पथ लगाते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं, हाथ जोड़कर आज भी मंदिर के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब स्तूप की क्या है, ये प्लान ऑफ स्तूप है, इसे कहते हैं प्लान ऑफ स्तूपा, स्तूप की योजना है सारी गाइस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बात की गई है, सारी चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएँ, ये जिसे हम जातक कथाएँ कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट में लिख दिए हैं कैसे कैसे क्या होता है, ओके गाइस। कुछ गुफाएं भी हैं, केव्स भी हैं, केव्स भी बनवाई थी, गुफाएं। तो गुफाएं भी बराबर की पहाड़ी को काट कर बनवाई गई थी, ठीक है। गुफाएं की अगर हम आर्किटेक्चर के मतलब इसकी कला और संस्कृति के बारे में बात करें, आर्ट एंड कल्चर में, तो एक बराबर की पहाड़ी होती थी, बराबर मतलब जगह का नाम है, बराबर पहाड़ी मतलब हिल्स, बराबर हिल्स पर ये स्थित हैं कुछ गुफाएं। पहला सुदामा गुफा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, कर्ण चौपार, कर्ण चौपड़ जिसे हम कहते हैं चौपड़, कर्ण चौपड़, कर्ण चौपड़ गुफा, ठीक है गाइस, गुफा है ये। थर्ड, लोम ऋषि गुफा,
लोम ऋषि गुफा। नंबर 4 विश्व झोंपड़ी गुफा। विश्व झोंपड़ी गुफा, इंग्लिश में सारी वर्ड, ठीक है। तो जो लोम ऋषि गुफा होती प्रवेश द्वार होता था, ये क्या होता था, एक तरह से एंट्री होती थी, यहाँ से एंट्री होती थी। और ये चारों चारों किसके द्वारा हुआ, क्रिएशन बाय अशोका। पूछी जाती है, अशोक का जो ग्रैंड सन था उन्होंने अलग से बनाई थी, वो बनाई थी नागार्जुन हिल पर, ठीक है। कौन सी हिल थी, नागार्जुन हिल्स गाइस। उस पर कौन गोश्ती बना के तैयार की थी इन्होंने, गोपिका, बहियक, हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में आप लिख लेना, बहियक गुफा। थर्ड वर्ड थिक गुफा। तो ये तैयार की थी दशरथ ने, बाई दशरथ मौर्य, ठीक है। राजा दशरथ नहीं, दशरथ मौर्य हैं, ग्रांड सन है अशोक के, ठीक है। पोता हैं ये अशोक के, पोता, ठीक है, कुणाल के बेटे। तो याद रखना है इनको, गलत मत कर देना है। कई सारी नीचे ऊपर गुफा की भीतरी दीवारों पर इनके पास जो नोट करके लिख लेना, सब कुछ कैसी होती थी, दीवारों पर चमकीली पॉलिश होती थी, सारी दीवारों पर, दीवारों पर चमकीली चमकीली पॉलिश हुआ करती थी दीवारों पर, ठीक है। कलात्मक प्रवेश द्वार का विकास भी किया गया था, कलात्मक प्रवेश द्वार मतलब एंट्री, प्रवेश द्वार एंट्री का क्या किया गया, विकास किया गया, डेवलप किया गया था। याद रखना है, इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं, फोकस करते रहना है तरीके से, ठीक है गाइस। तो ये हमारी गुफा के बारे में डिस्कस किया है हमने, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जैसे मृदभांड हैं, किस प्रकार के मृदभांड होते थे, मौर्य काल में पॉटरी कैसी होती थी, तो ये हम लास्ट करेंगे यहाँ तक। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम थोड़ा कुछ संक्षेप में कुछ चीज़ों को लिख रहे हैं जो हमारे काम की चीज़ें हैं, ज़्यादा मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी ही डिटेल हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है गाइस। पॉटरी जिन्हें हम कहते हैं मृदभांड, मृदभांड, ठीक है, हिंदी में मतलब मिट्टी के बर्तन कहते हैं। जो भी मिट्टी के बर्तन होते थे वो यहाँ पर किसके बने होते थे, NBPW, इसे कहते थे नॉर्दर्न ब्लैक, ठीक है, और पॉट वेयर, ठीक है गाइस। हिंदी में कहते हैं उत्तरी काली, ये सब पूछे जाते हैं। चमकीली पात्र, चमकीली पात्र, ठीक है, उत्तरी काली चमकीली, तो याद रखना है। तो ये कह सकते हैं प्राक मौर्य की पहचान है, ठीक है, प्रारंभिक जो मौर्य थे उनकी पहचान होता है। मिट्टी से तेज गति के चाक पर एक बनाते थे हम बर्तन, जैसे ये चाक है, ये क्या है, व्हील है, व्हील मतलब चक्र, स्टोन व्हील, जो आज कुम्हार बनाते हैं। यहाँ एक छोटा सा होल होता था, यहाँ पर मिट्टी रखी जाती थी और इस होल पर एक स्टिक लगाकर इसे घुमा दिया जाता था, घुमाते थे तो ये भी घूमता था, घूमता था तो क्या बनते थे, मिट्टी बर्तन बन जाते थे यहाँ पर, ठीक है। और ये काम कौन करता था, पॉटर, कुम्हार करते थे। कुम्हार को हम प्राचीन इंजीनियर भी कहते हैं गाइस। खाना पीना सब सिखाया, बर्तन बर्तन बनना सब कुछ उन्होंने ही काम किया, ठीक है। तो तेज गति के चाक पर तेज गति होती थी और क्या बनते थे, पॉट्स बनना शुरू होते थे। पॉट्स कई तरह के, दिवाली पर दिए जलाए जाते हैं आज, वो भी बनते थे, सुराही, मटके, मिट्टी के, कटोरी टाइप के, बाउल्स वगैरह, ग्लासेस वगैरह, सारी चीज़ें जो हैं ये मिट्टी काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी हमारे मौर्य काल के दौरान, ठीक है। और लाल बर्तनों से लाल का लेप भी किया, जब बर्तन बन जाते थे तो रेड लेप लगाते थे, ठीक है। किस चीज़ का, लेप, लेप जानते हैं ना, उसको रंगना एक तरह से, लाल रंग से रंग दिया जाता था ताकि काफ़ी अच्छी तरह से मतलब जो बर्तन है उसकी
डिज़ाइन तैयार हो सके। ठीक है गाइस, आज भी देखिए कुम्हार लोग काफ़ी बर्तन को पहले बनाते हैं, उसके बाद पकाते हैं आग के अंदर, देन फिर उसको उसकी डिज़ाइन की जाती है रंग बिरंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज भी वो काम चल रहा है, बरसों सदियों बीत गए। ठीक है गाइस, तो ये थोड़ी चीज़ें हैं और इसके कई सारे बर्तन जो हमें मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा मौर्य काल में कौशाम्बी, श्रावस्ती, क्योंकि यहीं पर हमारे बुद्ध और हमारे अशोक आदि लोगों ने अपने अपने हिसाब से समय बिताया है ना। चंपा, ये सब कुछ यहीं पर मिलता है और सारे के सारे ये सब कहाँ पर है, हमारे उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्तनों का प्रयोग किया गया था। कई तरह के अलंकरण बर्तन भी मिले यहाँ पर। ठीक है, बर्तनों में धारियाँ होती थी, बिंदु होते थे, पॉट्स में क्या क्या होती थी, जो छोटी बातें सब लिखनी पड़ती हैं गाइस। आपको को सर ये भी बताना पड़ रहा है ना, तो सब बताना पड़ता है। धारियाँ होती थी, आज भी धारियाँ होती हैं, है ना। कुछ बिंदु होते हैं, कुछ रेखाएं होती हैं, व्रत होते हैं, याद रखना, व्रत का सर्कल होते हैं, छल्ले होते हैं, रिंग्स जिसे कहते हैं रिंग्स। तो इस टाइप की तो उनकी डिज़ाइन हुआ करती थी बर्तनों की। ठीक है गाइस, तो साथ साथ सारी चीज़ें बनती गई। कुछ देखा जाए मन के भी प्राप्त होते हैं, है ना। मन के कहाँ से मिलते हैं यहाँ, जैसे कौशाम्बी से भी मन के मिले हैं, मौर्य काल में कौशाम्बी से मिले हैं। और कुम्हरार एक जगह है, गांव है, यहाँ कुम्हार रहते थे। कुम्हार की काफ़ी मतलब मौर्य काल में एक वैल्यू होती थी, कास्ट नहीं था ये। ठीक है, कुम्हार का काम होता था सबको बर्तन प्रोवाइड कराना। ठीक है, कुम्हार, वैशाली, चंपा, सबसे बड़ी बात होती थी ना, जो भी हम लोगों को खाना सिखाया बर्तन में। कौशाम्बी, कुम्हार, वैशाली, चंपा, श्रृंगवीरपुर, श्रृंगवीरपुर, यहाँ से मन के भी मिलते हैं हमें। ठीक है, मिट्टी के बने हुए मिलते हैं, कहीं कहीं हमें कार्नेलियल के मिलते हैं ये सब, कहीं कहीं सॉइल्स के भी मिले होते हैं, कहीं कहीं कार्नेलियल के होते हैं, कार्नेलियन के भी होते हैं बने हुए मिट्टी के। ये सॉरी मन के जो होते हैं। ठीक है, आकार की बात करें तो वृत्ताकार भी होते थे, ये आकार की बात करें साइज कैसा था, तो साइज इनका वृत्ताकार, है ना, सर्कल टाइप का होता था। कहीं कहीं पंचभुजाकार होता था, बेलनाकार भी होता था, पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चंस का ये, बेलनाकार होता था। ठीक है, और कहीं कहीं पंच भुजाकार भी होता था। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। और हाथी दांत के बने हुए मन के भी यहाँ से प्राप्त होते रहे, मतलब आइवरी से। आइवरी मतलब हाथी दांत से भी बने हुए मिले हैं, से भी बने हैं। ठीक है। तो गाइस, ये हमने पूरा मौर्य का एक तरीके से आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूरी तरह से ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया है, पॉइंट टू पॉइंट। बीच में कोई रेस्ट नहीं लिया गया है, अपना तरीके से देखिएगा। हर पॉइंट को हमने एक्सप्लेन किया है तरीके से। समझ में ना आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं, दोबारा वीडियो देख सकते हैं। अच्छी तरह से आप पढ़ाई कीजिए, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। हर एग्ज़ाम को अच्छी तरह से टारगेट के हिसाब से लेके चलें, पक्का हमारा सिलेक्शन होगा। बस कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे गाइस। ठीक है, अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा, बस यही उम्मीद है आपसे। और हम लोग आगे कुछ अच्छा वीडियो बनाएंगे मेहनत के साथ। बड़ी मुश्किल से टाइम निकालता हूँ गाइस, रात हो जाती है, सुबह मतलब दौड़ना पड़ता है, फिर कोचिंग, ये करना वो करना, तो बहुत सारा समय हमारा जो है इम्पोर्टेंट रहता है, पंक्चुअल रहता है। मात्र 5 घंटे की नींद रह पाती है, 5 घंटे ही हम सो पाते हैं गाइस। तो बहुत मतलब एक हार्ड वर्क है अपने लिए। तो चीज़ों को आप भी समझें गाइस, आगे बढ़ाइएगा सारी चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे गाइस, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।